गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग थर्ड लेक्चर में देखने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मीन्स, आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स क्या समझ रहे हैं कि इसमें रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन करने जा रहा है। टू डिफरेंट एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन करने के बाद ये कंपाउंड बनाने जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी बात है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में होने वाला है, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में होने वाला है। जैसे आप A प्लस बी विल गिव ए बी बनाए, ये क्या हो रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है ए और बी के बीच और प्रोडक्ट बना है आपका ए बी। तो इस लॉ के अंतर्गत हम लोग 5 लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैल-लुजैक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम या डेफिनिट वॉल्यूम। तो ये हम लोग 5 लॉ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग बातचीत शुरू करें। तो आपका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत आपको सिंपल याद रखना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी याद रखना चाहिए। मास सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर आप एग्जांपल देखें तो आप कोई रिएक्शन यूज करें, मान लें कि आप मीथेन का कंबसन करने जा रहे हो, मीथेन का कंबसन करने जा रहे हो, तो यहां पर क्या होने वाला है? आप कंबसन रिएक्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। कंबसन रिएक्शन का मतलब है कोई भी रिएक्शन में प्रत्येक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो आप उसे कहें कंबसन रिएक्शन। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड,
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाने वाला है वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, इसलिए आप प्राइमरी यहां अभी बैलेंस करें। और उसके बाद रिएक्शन यहां बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। यहां पर आप कह सकते हैं इन बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन आप जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का लॉ जो लगा रहे हैं, ये कहां लगाने वाले हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। बैलेंस्ड रिएक्शन में जहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट का जो जोड़ इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के जोड़ के। मीन्स यहां रिएक्टेंट कौन कौन है, मीथेन और O2, और प्रोडक्ट कौन कौन है आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स यहां पर आप कह सकते हैं कि ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। और फिर यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मास ऐड करने वाले हैं। और वो मास क्या होगा, एटॉमिक मास। मास क्या होगा, एटॉमिक मास। यहां पर हमारे पास अभी फिलहाल 3 एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप एटम इट्स एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो यहां पर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1। और कार्बन के लिए बात करें तो एटॉमिक मास 12। और ऑक्सीजन के लिए बात करें तो एटॉमिक मास आपका यहाँ 16 है। यूनिट की बात करें तो आप एएमयू या ग्राम पर मोल यूज करेंगे। यूनिट की बात करें तो आप ग्राम पर मोल यूज कर लेते हैं। अब आप यहां पर यूज करें, बाद में आपको हम टोटल एटॉमिक मास, जब आपको हम डाल्टन्स थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, एवोगाड्रो लॉ पढ़ाने वाले हैं, तो वहां पर आपको पूर्णतः विस्तार से ये पढ़ाया जाएगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सब कुछ वहां पे विस्तार से हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन देख रहे हैं, मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 लॉज पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकेंड में पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ होगा आपका लॉ ऑफ ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ लॉ जो है लॉ ऑफ गैल-लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के मास का जोड़ इक्वल होता है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के मास का जोड़। तो यहां पर आप सभी का मास जोड़ें तो यहां पर कार्बन का मास, एटॉमिक मास जोड़ेंगे आप, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, 1 हाइड्रोजन 1, तो 4 हाइड्रोजन 4, तो कर दें प्लस 4 प्लस यहां ऑक्सीजन टोटल कितना है 2 इंटू 2, 4 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 14 है ना, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 14, तो 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 64, 64। अब ऐड करें तो कितना हो गया, आप जोड़ लें, टोटल ये हो गया 12, 16, 16 प्लस 64 80, ये हुआ 80। आप यूनिट यूज करें ग्राम पर मोल। फिर आप आकर के देखें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मास, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, तो यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वल है या नहीं। तो आइए हम लोग बात करें यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 प्लस
1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, मींस यहां 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 हो गया। अब यहां ऐड करें आप, तो फाइनली ऐड होकर के आने वाला है आपका 80 ग्राम पर मोल। यहां आप क्या देख रहे हैं? हाँ, लेकिन यहां शर्त है कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो, है ना। बैलेंस्ड रिएक्शन में ही ये बात होगा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास भी 80 ग्राम पर मोल हो रहा है, प्रोडक्ट का मास भी 80 ग्राम पर मोल हो रहा है। और भी एग्जाम्पल देखें यहां पर, तो जाकर के आपका बात और फ्रेश क्लियर होगा। और भी एग्जाम्पल देखें। N2 मीन्स हम लोग अमोनिया बनाने की बात कर रहे हैं। N2 प्लस 3H2 will give 2NH3। तो यहां पर भी आप ये बात करें और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास को इक्वल करके देखें। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट। यहां पर एक्स्ट्रा में कौन आ गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। फिर से आपको यहां पर थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। एटम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अभी फिलहाल लिखे थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1। एटॉमिक मास भी 1। और फिर आप हीलियम का लिख लें, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। लिथियम का लिखें, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। बेरिलियम लिखें, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। कार्बन 6 और एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन 7, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन 8, एटॉमिक मास 16। फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9। और एटॉमिक मास 19। तो इस तरह से ये आपको एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर साथ में रखा गया है और बगल में ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 नाइट्रोजन हो गया आपका 28 प्लस 1 हाइड्रोजन 1, तो 6 हाइड्रोजन है ना, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन 6, तो कितना हो गया? 34 ग्राम पर मोल। फिर आप यही काम यहां प्रोडक्ट में करें, तो नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 इंटू 3 6, 1 हाइड्रोजन 1, तो 6 हाइड्रोजन 6, तो ये हो गया आपका 34 ग्राम पर मोल। आप सिर्फ ग्राम भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो हम लोग सिर्फ इसे ग्राम में यूज करें या ग्राम पर मोल में यूज करें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं, और एग्जांपल देखना चाहते हैं
तो आप और कोई एग्जांपल रखें और देखें। C3H8 plus O2 will give CO2 plus H2O। यहां पर आपको थोड़ा सा रिएक्शन के बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। आपको बताए हैं जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो कार्बन का कंबसन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन का कंबसन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, H2O बनता है। तो आप यहां पर देखें तो रिएक्टेंट में 3 कार्बन है और यहां प्रोडक्ट में 1 कार्बन। इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहां 3 तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करें। और हाइड्रोजन की बात करें, यहां हाइड्रोजन कितना है 8 और यहां हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2 और यहां भी होना चाहिए 8, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8 हो गया है। अब आप ऑक्सीजन से बात करें, यहां 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां देखें 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, यहां देखें 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 6 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन हो गया है। तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 10 ऑक्सीजन। अब यहां पर आप एटॉमिक मास ऐड करें, यहां पर एटॉमिक मास ऐड करें, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 तो 3 कार्बन का एटॉमिक मास 36 प्लस 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 8 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 8 प्लस 1 ऑक्सीजन के लिए बात करें तो एटॉमिक मास 16 और यहां ऑक्सीजन 5 इंटू 2 10 है तो क्या हो गया 160। अब इसे ऐड करें तो 36 प्लस 8 हो गया 44 प्लस 160 204 ग्राम पर मोल। ठीक इसी तरह से आप प्रोडक्ट के लिए बात करें तो यहां भी वही बात है, 1 कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3 कार्बन एटॉमिक मास 36 प्लस 6 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन 16 तो 6 ऑक्सीजन 96 प्लस 4 इंटू 2 हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन 1 तो 8 हाइड्रोजन 8 हो गया प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मीन्स 1 ऑक्सीजन का मास 16 तो 4 ऑक्सीजन का हो गया 64 और यहां भी आप ऐड करेंगे तो 204 ग्राम पर मोल होने वाला है। इस तरह से आप जब भी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की बात करें तो यहां पर आपको यह बात क्लियर होता है कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो, प्राइमरी बात क्या है रिएक्शन बैलेंस्ड हो, तब रिएक्टेंट के मास का जोड़ इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास का जोड़, मीन्स सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्व मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो कंजर्व मीन्स क्या हो रहा है संरक्षित, मीन्स यहां पर मास ना तो लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। लॉ ऑफ है ना, रिएक्शन के समय जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें ना तो मास लॉस होता है ना ही तो इसका मास का गेन होता है, मीन्स आप जितने मास रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही मास प्रोडक्ट बनने वाला है। इसीलिए इस लॉ के तहत यह बताया गया है कि जितने अमाउंट में आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उतना ही अमाउंट आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन हो रहा है। तो अब हम लोग ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखें और आपको इस तरह से हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आना निश्चित है, डेफिनिट है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साधारण है। बिल्कुल आप कंटिन्यूअस पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है इसे समझना, बहुत ही है ना इजी है समझना। इसे आप कंटिन्यूअस पढ़ें और फिर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों में
शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ करके और हम लोग अगले लॉ के बारे में बात करें। यहां आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ें। देखें अब सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन या आप कहें कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन कांस्टेंट कंपोजिशन और इसे हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग दो बात कर सकते हैं और इसीलिए पहले हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से बात करें और फिर बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बात एक ही है, कंपोजिशन कहें या प्रोपोर्शन कहें, दोनों का मीनिंग एक ही हो रहा है। यहां पर आप कांस्टेंट कहें या डेफिनिट कहें या परफेक्ट कहें, सभी वर्ड क्या एक ही है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर बोला जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया जाएगा और ये फर्स्ट पॉइंट आपका होने वाला है कि इस कंडीशन में किसी कंपाउंड में प्रत्येक एटम्स की संख्या डिफिनिट होता है। मींस प्रत्येक कंपाउंड का फॉर्मूला डिफिनिट होता है, प्रत्येक कंपाउंड का फॉर्मूला कांस्टेंट होता है। यही बात आपको बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law chemical formula of any compound has definite या कहें कांस्टेंट। क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आप किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल लें, आप कोई भी कंपाउंड का एग्जांपल लें और उसमें बात करें तो आपसे बात किया जाएगा मीथेन, आप बोलेंगे मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो रहा है, CH4। क्या ये फॉर्मूला कभी चेंज होने वाला है? क्या ये सुबह में अलग फॉर्मूला होगा मीथेन का, दोपहर में अलग, या शाम में अलग, या इंडिया में अलग, या आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो अलग? नहीं, कभी नहीं। ये फॉर्मूला मीथेन का हमेशा क्या है, CH4 है और CH4 ही रहने वाला है। इट मीन्स किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला ऑलवेज डिफिनिट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। वाटर का फॉर्मूला H2O है। आप और किसी की बात करें, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 हो रहा है।
HNO3 होता है। आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखें, एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH होता है, जिसे आप विनेगार कहते हैं, या आप कहें कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला ये आपका NaOH होता है, या फिर आप और भी कोई कंपाउंड यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इथेनॉल का फॉर्मूला ये आपका होता है C2H5OH। इस लॉ के अनुसार से क्या बताया जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला डिफिनिट होता है, ऑलवेज डिफिनिट होता है, कह सकते हैं ऑलवेज कांस्टेंट होता है। आप इस बात को यहां पर कह सकते हैं। यहां पर आप कह सकते हैं ऑलवेज डेफिनेट। ऑलवेज डेफिनिट कहें, और ये आपका क्या है, प्रत्येक कंपाउंड का फार्मूला ऑलवेज डेफिनिट है। और यहां पर अब यहां पर कंडीशन बताया जाएगा, हम लोग के एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछने वाला है उस कंडीशन बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर एटॉमिक मास बेसिस रिलेशन होगा, मीन्स प्रत्येक कंपाउंड में प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास डिफिनिट होगा। जब प्रत्येक एटम डिफिनिट है, प्रत्येक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, डिफिनिट है, फिक्स है, तो निश्चित है प्रत्येक एटम की संख्या भी फिक्स है। और जब प्रत्येक एटम की संख्या फिक्स है तो उसमें प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास भी फिक्स है। मीथेन में आप बात करेंगे तो मीथेन में आप देख रहे हैं कि कार्बन है 1, मीन्स एटॉमिक मास कार्बन का 12 मीन्स 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन 4 मीन्स 1 हाइड्रोजन 1 तो 4 हाइड्रोजन 4 तो 4 ग्राम है। मीन्स मीथेन में 1 ग्राम 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑलवेज है। तो यहां पर आपको बताया जाएगा एटॉमिक मास रेशियो, है ना, कंपाउंड में एटॉमिक मास रेशियो ऑलवेज डिफिनिट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। चलिए तो हम लोग यहां से आगे बढ़े। फिर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी कंपाउंड ऑलवेज हैज डेफिनिट, या कहें कांस्टेंट। यहां पर आप बात करें तो यहां पर आप एग्जांपल देखें, आपसे अगर बोला जाए मीथेन है तो मीथेन में एटॉमिक मास रेशियो देखा जाए तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन 1 है, एटॉमिक मास 12,
और हाइड्रोजन 4 है, 1 हाइड्रोजन 1 तो 4 हाइड्रोजन 4, तो एटॉमिक मास रेशियो क्या हो गया, आप इसे कैंसिल करें और ये हो गया 3 मीन्स 3:1। आप ये कभी भी देखेंगे, किसी भी समय देखेंगे तो मीथेन में कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास रेशियो ऑलवेज 3:1 होने वाला है। या आप ये मीथेन इंडियन हो, अमेरिकन हो, जापान का हो, चीन का हो, जहां का भी हो, लेकिन वो मीथेन का फॉर्मूला हमेशा CH4 है, तो एटॉमिक मास रेशियो भी ऑलवेज 3:1 होगा। और भी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहां पर आप और भी किसी कंपाउंड में बात करें तो आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर आप देखें हाइड्रोजन 1 है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2:2। ऑक्सीजन 1 है और एटॉमिक मास 16, तो हो गया 16। यहां पर आप इसे कैंसिल करिए और ये हुआ 8 इज इक्वल टू हो गया 1:8। मीन्स अब यहां पर बात आता है कि अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे कहा जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन के तौर पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग वाटर, सोर्स ऑफ वाटर अलग अलग हो, सोर्स ऑफ वाटर अलग अलग हो। मान लें कि आप सी वाटर लाए, सी वाटर, और फिर आपको कहा जाए रिवर वाटर लाए, रिवर वाटर। आपसे कहा जा सकता है कि आप पौंड वाटर लाए, यहां पर आप ग्राउंड वाटर लिख दें, ग्राउंड वाटर एंड पौंड वाटर, ये आपका सोर्स है। सी वाटर, रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर एंड पौंड वाटर की बात किया जा रहा है आपसे। तो आपसे पूछेगा कि आप वाटर कहां से ला रहे हैं, रिवर से, ग्राउंड से, और ये पौंड से, मीन्स समुद्र से ला रहे हैं, नदी से ला रहे हैं, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, और ये तालाब से ला रहे हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, चाहे आप वाटर जहां से भी लाएं, आपका सोर्स ऑफ वाटर जो भी हो, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज H2O होने वाला है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए आप यहां पर बात कर सकते हैं, आंसर में आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर वाटर ऑलवेज H2O होने वाला है। ये आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये आपको कहता है कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला ऑलवेज डेफिनिट होता है, और किसी भी कंपाउंड में एटम का एटॉमिक मास रेशियो है ना, एटॉमिक मास क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, यहां पर
ऑफ डिफरेंट एटम, different atoms in any compound. In any compound always has constant, है ना, क्या कहा जा रहा है, इस लॉ के अनुसार से किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है ना। इस लॉ के अनुसार से किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास रेशियो कांस्टेंट होता है। आप यहाँ मीथेन में क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो देखे, और ये क्या देख रहे हैं, 3:1। आप इस फॉर्मूला का रेशियो आप किसी भी टाइम देखेंगे ऑलवेज क्या होगा, 3:1 होने वाला है। वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है ना, वाटर मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों का रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, 1:8। अब यहां पर बताया गया है कि आप वाटर, सी वाटर ला रहे हैं, रिवर वाटर ले रहे हैं, आप ग्राउंड वाटर ला रहे हैं और साथ में पॉन्ड वाटर, और आपसे पूछा जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या एटॉमिक मास रेशियो क्या होने वाला है, तो प्रत्येक स्थिति में मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर क्या होगा, H2O होगा, और इसका एटॉमिक मास रेशियो 1:8 होगा। मींस इसमें दो ही पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, एक हो गया आपका प्रत्येक कंपाउंड का फॉर्मूला हमेशा डिफिनिट होता है, और सेकेंड पॉइंट आपका हो गया प्रत्येक कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास रेशियो ऑलवेज डिफिनिट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इस तरह से यहां पर दो बात को याद रखें, और फिर हम लोग थर्ड लॉ को देखने जा रहे हैं। और ये आपका थर्ड लॉ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें बताया जाएगा आपको टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine to form two different atoms combine to form different compounds, different compounds। fixed amount of या fixed mass of any one element combine to
different mass of other element। यहां पर हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहां क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। मीन्स यहां पर आप एग्जांपल में ले सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये कॉम्बिनेशन करता है और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं यहां पर कि ये बनाने वाला है NO या कहिए N2O। आप और भी यहां पर एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करेगा और बनाने वाला है NO, और भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करेगा और ये बनाने वाला है N2O3, और फिर और भी यहां यूज करें और ये कॉम्बिनेशन करेगा और बनाने वाला है N2O4। और एग्जांपल लें और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करने वाला है और ये बनाने जा रहा है N2O5। क्या देख रहे हैं आप, क्या बोला गया है आपका, ये लॉ क्या बता रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार से टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करता है और बनाता है डिफरेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ N2O बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ NO बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ N2O3 बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ N2O4 बना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ N2O5 बना। उसके बाद डिफरेंट सेकेंड पॉइंट में बोला गया है फिक्स्ड मास ऑफ एनी वन एलिमेंट कंबाइन टू डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट। है ना, क्या बोला जा रहा है कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो, है ना, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो अदर एलिमेंट का मास डिफरेंट अमाउंट हो जाता है, अदर एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। मीन्स आप यहां पर किसी एक का मास फिक्स कर लें, आपकी इच्छा है यहां नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लें तो ऑक्सीजन का मास यहां पर है ना क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है। जब आप नाइट्रोजन का मास फिक्स करेंगे तो ऑक्सीजन का मास यहां डिफरेंट होने वाला है। तो यहां पर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहने वाले हैं। मीन्स यहां कह सकते हैं कि आप किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हैं तो अदर एलिमेंट का मास मल्टीपल में अरेंज हो जाता है, अदर एलिमेंट का मास मल्टीपल में अरेंज हो जाता है। आप इसे देखें, यहां पर हम लोग इस बात को आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है ये। क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार से टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है और बनाता है डिफरेंट कंपाउंड्स। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स बना है हर बार। और फिर कह रहा है कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं तो अदर एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं तो अदर एलिमेंट का मास डिफरेंट हो जाता है। इसे हम लोग एक टेबल बना करके देखें, यहां पर और एग्जांपल आप लग रख करके देख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां आप और एग्जांपल रख लें, ये आपका एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप और एग्जांपल देखें, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है SO2।
और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है SO3। SO3 ये आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड, दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन किया कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस एलिमेंट तो सेम ही है यहाँ, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है ना। एलिमेंट सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहाँ भी एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, टू ही डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया, फर्स्ट में क्या बोला गया है, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है और बनाता है डिफरेंट कंपाउंड। टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है, बनाता है डिफरेंट कंपाउंड। टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होता है, बनाता है डिफरेंट कंपाउंड। ये हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं। देखेंगे यहां पर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कंपाउंड, और यहां पर हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड मास ऑफ एनी वन एलिमेंट, और यहां पर आप कह सकते हैं मल्टीपल मास, या कह दीजिए ना डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, है ना। हम लोग के पास टू एलिमेंट है और जिसे हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। जिसमें हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं N2O, फिर यूज कर रहे हैं NO, N2O3, N2O4, N2O5। हम लोग का ये सेकेंड पॉइंट जो बोला है उसके बारे में हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है हम लोग को, उसके बारे में बात करें कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करें, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करें। तो नाइट्रोजन का मास हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं, और नाइट्रोजन का मास कितना फिक्स करेंगे, जितना मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, जितना मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है उतना ही हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं। तो आप देखिए तो इसमें नाइट्रोजन एटम की संख्या सबसे कम किसमें है, इसमें 1 नाइट्रोजन है, बाकी हर जगह क्या है 2 नाइट्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पर फिक्स करने जा रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो यहां लीजिए 14 14 14 14 और यहां लीजिए 14। और अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का मास। यहां पर आप बेहतर ढंग से सोचें, 1 नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास 28 और 1 ऑक्सीजन का मास 16। आप यहां क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का मास 28 है लेकिन यहां क्या रखे हैं 14, तो 28 का हाफ है 14, 28 का हाफ है 14, मीन्स ये नाइट्रोजन के लिए यहां पर किसे फिक्स किए हैं आप, यहां फिक्स कौन हुआ है, नाइट्रोजन, और यहां पर डिफरेंट कौन होने वाला है, ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन का मास फिक्स है और ऑक्सीजन का मास डिफरेंट होने वाला है।
तो यहां पर 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 28 और 1 ऑक्सीजन का 16। तो यहां 28 है लेकिन यहां क्या है 14, तो 28 का हाफ यहां रखे हैं 14, तो 16 का हाफ यहां रखें 8, 16 का हाफ वहां रखें 8 है ना, 28 का हाफ 14, तो 16 का हाफ 8। नाइट्रोजन के मास का हाफ यहां रखा गया है नाइट्रोजन में, तो ऑक्सीजन के मास का हाफ वैल्यू ऑक्सीजन में रखें। फिर आप यहां हैं, यहां 1 नाइट्रोजन का मास 14, 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो यहां 1 नाइट्रोजन का मास 14 जिसे यहां 14 ही रखा गया है। इसका मतलब जब आप 14 का 14 रखे हैं तो ऑक्सीजन का 16 का 16 रखें। फिर आगे बढ़ें और बात करें, यहां पर 1 नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास 28, और यहां ऑक्सीजन से बात करें 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो 3 ऑक्सीजन का मास 48। अब देखिए नाइट्रोजन का मास 28 के लिए हाफ रखे 14 है ना, 28 का हाफ है ना 14, तो ऑक्सीजन में भी 48 का हाफ रखें है ना। ऑक्सीजन के मास कितना है 48, लेकिन जब आप 28 का हाफ यहां रखे हैं, नाइट्रोजन 28 के बदले हाफ 14 है, तो 48 के बदले आप हाफ क्या रखेंगे 24। आप यहां क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का मास फिक्स है लेकिन ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है ना, ये कांस्टेंट है लेकिन ये क्या जा रहा है डिफरेंट होने जा रहा है। फिर आप यहां नाइट्रोजन की बात करें, 1 नाइट्रोजन 14, तो 2 नाइट्रोजन 28, 1 ऑक्सीजन 16, तो 4 ऑक्सीजन 64। फिर आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का मास 28 है, उसका हाफ यहां रखें 14, तो ऑक्सीजन का मास 64 है, इसका हाफ रखें यहां 32। फिर आप आगे आइए और यहां हो गया 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28 और 1 ऑक्सीजन हो गया 16 और 5 ऑक्सीजन हो गया 80। तो यहां पर 28 का हाफ रखे हैं 14, तो 80 का हाफ यहां रख दें 40। आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का मास मल्टीपल में है या कि नहीं, ये 8 का टेबल है ना, मीन्स ऑक्सीजन का मास मल्टीपल में अरेंज हो रहा है। जब आप यहां पर एक एलिमेंट के मास को फिक्स किए तो दूसरे एलिमेंट का मास मल्टीपल में अरेंज हो गया है, ये 8 का टेबल है। इसका मतलब है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। ये जो एग्जांपल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। मींस फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि आप दो डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है। सेकेंड पॉइंट बोला किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हैं तो सेकेंड एलिमेंट का मास मल्टीपल में अरेंज हो जाता है, तो इसे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहे हैं। ये मल्टीपल में अरेंज हो गया है, सेकेंड एलिमेंट का मास डिफरेंट है, तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल को एक्सप्लेन कर रहा है ना। बेहतर ढंग से आप इसे समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण है, इसे समझना कुछ भी नहीं। बात क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल साधारण है। बस एक पॉइंट पहले याद करें कि दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। फिर किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हैं तो दूसरे एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है, मींस दूसरे एलिमेंट का मास मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, इसीलिए इसे बोला गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्लियर हुआ हो गया होगा कंसेप्ट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखें। हम आपको होल केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स आपको सिखाने वाले हैं। ये आपका बेसिक है, अभी बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जेईई मेन, नीट और एडवांस में पूछने वाला है। और आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे और इसे सीखेंगे। तो इस लेक्चर में
इतना रहने दें। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकेंड देखें, और फिर ये आपका थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। आप जब तक सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तब तक आपको बेहतर ढंग से समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए बेहतर आप समझना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री को, तो प्रत्येक लेक्चर को सीक्वेंस में देखें और बेहतर ढंग से देखें। थैंक यू।